बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। सबसे पहले मैं आपसे बहुत बहुत माजरत चाहूँगी कि मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी एडिटोरियल्स के ऊपर और किसी भी रीसेंट हैपनिंग के ऊपर, और उसकी वजह ये थी कि कुछ नासाजी तबा की वजह समझ लें कि तबीयत कुछ इतनी ख़राब रही कि मैं रूटीन का अपना सबसे पसंदीदा काम नहीं कर सकी, यानी मैं यूट्यूब पर आप लोगों से मुखातिब नहीं हो सकी, बात नहीं कर सकी। तो चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की जानिब। सबसे पहले पाकिस्तान के एडिटोरियल्स से मैं स्टार्ट करूंगी और डॉन का आज का एडिटोरियल है कोविड के हवाले से, जिसमें उन्होंने टाइटल जो है वो इसको ये दिया है कि अलार्मिंग नंबर्स। और अलार्मिंग नंबर्स वो क्यों बात करें, वो कह रहे हैं कि एक बहुत खौफनाक रुझान जो है वो चल निकला है इस वक्त कोविड के हवाले से। इस वक्त डेली जो डेथ का नंबर है वो 105 क्रॉस कर चुका है पिछले दिनों में, ये लेटेस्ट अपडेट है। और इसके अलावा 124 डेथ्स जो हैं वो 24 घंटे की विंडो टाइम में अगर देखी जाए तो हमारे सामने वो आ चुकी है, जो कि एक मैं समझूंगी कि अब तक की खौफनाक तरीन सूरत हाल अगर मैं इसे कहूँ तो बेजा नहीं होगा, और इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। यहाँ पे 2500 डेली इन्फेक्शन रेट्स के हवाले से भी एडिटोरियल बात करे कि कोविड-19 का जो डेथ टोल है इट्स सोरिंग डे बाय डे एंड द अलार्मिंग 105 नंबर इज देयर। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। 105 लोगों का एक दिन में दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ी बात है। और रिसेंटली सबसे पहले हमें एक दुख मिला, अरशद वहीद चौधरी हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सहाफ़ी। उसके बाद अभी इसी पिछले 24 घंटों के स्पैन ऑफ टाइम में तारिक महमूद मलिक जो हैं हमारे एक और बहुत सीनियर साथी, वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। तो इट्स नो जोक, ये कोई लतीफ़ा नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। हम जिस तरीके से लोगों को बाज़ारों में, मार्केट्स में, रेस्टोरेंट से फिरते देख रहे हैं तो उसे लगता यही है कि जिसके घर से कोविड की मौत छू कर नहीं गुजरी उसको अभी भी इसमें कोई हकीकत नहीं नज़र आती। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखें। और मार्केट्स में और इन सैर सपाटों को हम फिर कभी निपटा सकते हैं, ज़िंदगी रही तो। इस वक्त अपनी और अपने प्यारों की जान को ख़तरे जो हैं वो लाहक ना करें और घर पर रहने को कोशिश करें। इदारिया भी यही कह रहा है कि जो गर्मियों में पीक आई थी कोरोना की, उस वक्त लोगों में खौफ भी था, लोग घर पर थे, स्मार्ट लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन भी था। और अभी का अगर देखा जाए विंटर्स की सूरत हाल में तो सेकेंड वेव जितनी ख़तरनाक है उतना ही लोग उसको कैजुअली ले रहे हैं। तो ये इस वक्त इदारिये की जानिब से इस रिक्वेस्ट को मैं भी एक्नॉलेज करके, मैं भी इंडोर्स करके आपके सामने पेश करूँगी कि खुदारा अपना ख्याल रखें। 300 वेंटिलेटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्रिटिकली जो इल पेशेंट्स हैं कोविड की वजह से वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। और फर्टिलिटी रेट जो है वो भी एक ख़तरनाक शरह पर जो है वो पहुंच रहा है। लिहाजा इसमें इस पूरे इदारे में अगर आप पढ़ें तो मेन पॉइंट्स यही हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर बहुत सी जगहों पर उनको इसमें दो जगह पर फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है। एक तो प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक तो राइजिंग केसेस एकदम से इतने ज़्यादा आए कि उनको भी समझ नहीं आ रही, और प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उनका कुछ खास नहीं है, ये इदारे का कहना है। जबकि मेरे हिसाब से जो अगर इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन से मैं देखूं, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात जो हैं वो मेरा ख्याल है बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स में, इस वक्त ऑफिसर्स में होंगे कि जो मुसलसल पहली वेव से लेके अब तक वो मुसलसल सड़कों पर हैं और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोशिश की। मगर यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ मुरद इल्ज़ाम ठहराऊंगी अपने लोगों को, हम लोगों को। हम एहतियात नहीं कर रहे। पुलिस हर जगह छापे नहीं मार सकती, पुलिस से जितना हो सकता है वो कर रही है। इसमें यह कहना कि हुकूमत फेल्ड है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत के सामने से बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मुल्कों से वैक्सीन के हुसूल के लिए भाग दौड़ की जा रही है। यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस कैंपेन की तरफ लाया जा रहा है। आप अपनी आवाम को जानते ही हैं, आप ऐसी 10 गवर्नमेंट से मिला लें तो शायद ही वो किसी की बात सुने। मैं परसों देख रही थी एक गाड़ी आगा शाही एवेन्यू पे मुझसे आगे थी, और उन्होंने जिस तरीके से शॉपिंग बैग में छोटे से में आई कुड सी दैट गार्बेज फ्रॉम डिस्टेंस एज वेल, कि उसमें मास्क और उसमें कुछ कचरा था उनका मिला जुला, जो उन्होंने इस तरह से ग्रीन बेल्ट में फेंका। तो यहाँ पर हुकूमत क्या करे, अब हर तरफ अगर वो कैमराज लगा के फिर अगर ये भी आप कहें तो नहीं हो सकता। इसमें जितनी जिम्मेदारी हुकूमत की है उतनी हमारी अपनी भी है। डॉन का दूसरे इदारे की जानिब चलते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात वो करें कि गवर्नमेंट का डिसीजन था कि वो एक मेकनिज़म जो है सूबों के लिए
सूबों की एहतसाब के लिए या उनको उनकी जिम्मेदारी ठहराने के लिए यानी जितना पैसा उनको मिलता है उसको वो किस तरीके से खर्च करें, कहाँ करें, और फेडरल टैक्स पूल में से अंडर एनएफसी अवार्ड जो उनको पैसा मिलता है उसकी क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या उसका ब्रेकअप है, उस हवाले से वो एक पॉलिसी जो थी, मैकेनिज्म जो था, उन्होंने वो डिवाइस करना था। इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि बहुत सी अटेम्प्ट्स हमने देखी कि मरकज़ के ऊपर जो है वो बहुत इल्ज़ाम तराशी जो है वो की जाती है। और वो इल्ज़ाम तराशी क्यों की जाती है नाज़रीन, हम में से किसी से बात खुफिया नहीं है कि तमाम तर सूबे जहाँ पे फेल होने लगते हैं वहाँ पर वो मरकज़ पे डाल देते हैं। जैसे कराची में कचरे के मामले पर हुआ, कराची में कचरा कुंडी एक वक्त था, आज से 4 साल पहले सिर्फ 77 करोड़ की रकम, मामूली रकम मेरे हिसाब से इतने बड़े प्लान के लिए दरकार थी। और वो तो अगर जरदारी साहब अपने सर से सदका भी वार कर दे देते तो शायद कराची का कचरा जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता। ये 2017 या 18 की गालिबन बात है। आफ्ताब इकबाल साहब का एक शो था जो मैं उस दिन देख रही थी और उस दौरान वो अंडर डिस्कशन आया, तो मैं हैरान रह गई कि 77 करोड़ अगर उस वक्त सिंध हुकूमत दे देती, इंतज़ार ना करती, तो शायद मैं इसको बदनसीबी कहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि एक 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है उनको हुकूमत करते हुए वहाँ पर, और अभी तक वो इसका कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं कर सके। और ज़िम्मेदारी एक मरतबा फिर से वफाक पर आती है। अब एक मरतबा फिर वो उस 1.1 ट्रिलियन रुपयों की राह देख रहे हैं, वो जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कराची के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ उसी को देखना है और ख़ुद हाथ पाँव नहीं हिलाने, तो शायद अब वक्त है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ सारे सूबे जवाबदेह होते हैं वज़ीर आज़म के साथ सामने, उधर उनसे कहा जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट बनाकर बैठे तो प्लीज़ आप घर जाइए, क्योंकि आम आदमी को देखा जाए, बाकी जगहों को तो छोड़ दें, कराची में ही एक कचरे का ढेर बनता जा रहा है। खुदा ना खास्ता वो दिन दूर नहीं है कि शायद जितनी बड़ी इमारतें कराची की हैं, शायद कचरे के ढेर उससे ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे। तो वी नीड टू लुक इनटू दैट एज वेल। यहाँ पर डॉन की दूसरी इदारे की जानिब आते हैं। क्विकली मैं रैप अप करूँगी ताकि मज़ीद वक्त हम आलमी ख़बरों के लिए भी निकाल सकें। और मैं आवाज़ के लिए माजरत ख्वाह हूँ, आवाज़ मेरी शायद कुछ इतनी ठीक ना आए आपकी तरफ मेरे गले की वजह से। अलार्मिंग नंबर्स की हमने बात की, कोविड की, सीमेंट सेक्टर की बात डॉन कर रहा है, नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हमने बात की। और तीसरा इदारिया जो है उनका है बाइडन एंड यमन वॉर। इसके ऊपर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो बाइडन जो है अमेरिका के नए सदर, वो क्योंकि अभी तक हुकूमत में आए नहीं, वो अपनी कैबिनेट तश्कील दे रहे हैं, अपने एडवाइजर्स, अपने मिनिस्टर्स, अपने सेक्रेटरीज। तो आई थिंक ये मामला अभी ऐसा है कि इसके अंदर शायद इतनी जल्दी हमें नहीं डिग इन करना चाहिए। इदारिया लिखा गया है बिल्कुल। यमन के हवाले से वाइट हाउस की क्या पॉलिसी होगी, अगले महीने जो बाइडन आ जाएंगे, देखा जाए तो आई थिंक इसके अंदर वंस अगेन ये अभी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं। आप इदारिया पढ़िएगा, पुरानी ही बातें इसमें, ईरान, हूथीज, अमेरिकन का जो है सिलसिला, एंडिंग अमेरिकन सपोर्ट फॉर द ब्रूटल सऊदी लेड वॉर इन यमन, ये इस हवाले से बातचीत है। इसको अगर आप खुद पढ़ लीजिए ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम क्विकली द न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। द न्यूज़ का इदारिया है सबसे पहले सीमेंट कार्टल्स की तरफ। सीमेंट कार्टल्स के हवाले से वो कहते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो इस साल मई में हुई थी, उसमें बड़ी हद तक कार्टलाइजेशन की गई सीमेंट कंपनीज की जानिब से। कंपनीज ने पर बैग 45 से 50 रुपए सीमेंट की प्राइस बढ़ाई, जबकि अप्रैल से देखा जाए तो जो मेन कंपोनेंट है कोयले का, जो कि एक मेन कंपोनेंट है सीमेंट की तैयारी में, वो सस्ता हो गया था। तो पाकिस्तान में बकौल इदारिये की तवक्को की जा रही थी कि आलमी सतह पर जो कीमतें कम हुई उसके दूररस समराज जो थे वो आने चाहिए थे कंज्यूमर तक, मगर उसके बावजूद ये कीमत बढ़ा दी गई। तो ये सारा पैसा कहाँ गया, किसकी जेब में गया? और यहाँ पर बात हो रही है प्रॉफिट्स की। वो कह रहे हैं कि इन सम केसेस कंपनी ने इतना प्रॉफिट इंक्रीज किया कि वो 800% तक गया। ओ माय गॉड! इस 800% तक जब ये कीमत गई तो उन्होंने ये कहा कि अब ये ज़्यादती हो रही है। अब यहाँ पर आगे इदारिया कहता है कि पहली मर्तबा नहीं है कि सीमेंट इंडस्ट्री ने इस तरह किया। तो अगर इसके ऊपर अब भी ना हुआ, कोई फाइंडिंग्स पर एक्शन ना हुआ, तो ये दोबारा भी होगा और लोगों से बेजा मुनाफा वसूल किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि 2012 में इसी तरह की फाइंडिंग्स आई थी। उस वक्त दौरे हुकूमत था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने
इंगेज किया इसी प्राइस हाइक को, और सीमेंट की आर्टिफिशियल जो थी वो किल्लत भी, मसनूई किल्लत भी पैदा की गई, और कंज्यूमर से बिलियंस ऑफ रुपीस इदारे के मुताबिक कि उनसे लिए गए। इंडस्ट्री सेक्टर पाकिस्तान में ऐसा है कि इट्स ऑलवेज ऑन बूम। आप देखें अभी कोविड में भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंडस्ट्री की, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री थी उसको इसलिए खोला ताकि राज मजदूर जो है हमारे यहाँ दिहाड़ीदार तबका, उनका रोज़गार मुतासर ना हो। तो ये भी अगर आपको वक्त मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। वक्त की कमी के बायस में ज़्यादा इसको वक्त दे नहीं पाऊंगी। पीडीएम्स प्लान्स, पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पता नहीं कहाँ जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। इनका लॉन्ग मार्च का इरादा था इस्लामाबाद की जानिब, वो फरवरी तक चला गया। इस्तीफ़े इन्होंने देने थे उसका भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने इस्तीफ़े देने से एहतराज़ बरत रही है। उनको लग रहा है कि इस्तीफ़े शायद एक अच्छा फ़ैसला ना हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी इख्तिलाफ़ात की ख़बरें आ रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की जानिब से पहले जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और DGISI को बाकायदा नाम लेकर ललकारा जाता था, वो ट्रेंड थोड़ा सा मुझे कम होता दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा PMLN और PPP के अंदर रिफ्ट की काफ़ी ख़बरें आ रही हैं। हमारे कॉलीग हैं सिद्दीक जान, उनकी आप लम्हा बलम्हा ताज़ा ख़बरें सुनते भी होंगे, वो आपको अपडेट रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान का जो तस्करा है वो काफ़ी बबांगे दाहल है। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसी की तैसी फेर दी जाए, पूरे पाकिस्तान की ऐसी की तैसी फेर दी जाए, मगर उनको इक़्तिदार मिल जाए, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है। तो यहाँ पे इस वक्त इख्तिलाफात की ख़बरें हैं PPP में, PMLN में, मौलानाज में, और जितनी भी PDM अलाइंस में पार्टीज़ हैं उनके हवाले से, जो कि शायद इनके अपने कॉज के लिए ठीक नहीं है। अगर इनका कॉज यकजा एक मुत्तफिक कॉज पर ये लोग हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग अभी तक कोई एक हार्ड स्टांस लेने में क्यों नाकाम है। यहाँ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये दोबारा एक बात लिखी है दारिया ने कि एक मरतबा फिर माजी की तरह PDM के जो हेड है मौलाना, उनको PPP और PMLN पर इतना एतबार नहीं रहा जो कि तवक्को की जा रही थी कि वो करेंगे, और क्यों नहीं रहा ये भी अब आपके सामने है। तमाम तर जलसों में कुछ ना कुछ इख्तिलाफी नोट इन सब का एक दूसरे के लिए आ जाता है। ख़ास तौर पे जिस तरीके से इन्होंने इदारों को टारगेट किया वो बहुत अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया के सामने इन्होंने जग हसाई की कोशिश की, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है टोन डाउन कुछ चीज़ें ये हुई हैं। मरियम का I24 न्यूज़ पर इजरायली जो चैनल है उसके हवाले से मरियम के इंटरव्यू की भी अभी आपने सुनी, पिछले दिनों कुछ बाज़ गश्त थी, फिर उन्होंने वो ट्वीट किया, वो डिलीट किया। वैसे मेरा इरादा है कि मैं, जो दाहरी नूर हैं ट्विटर पर, वो मुझे फॉलो करते हैं, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया मरियम के हवाले से कंफर्म किया, उन्होंने बताया कि माजी में भी, अगर अभी जुल्फी बुखारी के हवाले से बातचीत हो रही है कि वो UK से फ्लाई करके गए इजराइल के दारुल हुकूमत टेल अवीव में, और वहाँ पर उन्होंने बात की, तो ये पीछे काफ़ी फिर चीज़ें निकल आई हैं। 2005 में भी एक विज़िट की बात हो रही है, नवाज शरीफ के दौर में भी एक विज़िट की बात हो रही है, हुसैन हक्कानी के हवाले से भी बात हो रही है। तो आई थिंक कि बिल्ली अब थैले में से बाहर निकलना शुरू हुई है। शायद यही वजह है कि मरियम ने फिर अपना वो ट्वीट जो है वो डिलीट किया। आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब। एक्सप्रेस क्या कह रहा है? फियर ऑफ किडनैपिंग के पिछले कुछ अरसे से किडनैपिंग के जो केसेस हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे बच्चों के, और लाहौर में ये ख़ास तौर पर बात हो रही है कि ख़ास तौर पर बच्चों के अगवा के मामलात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और एक स्टडी के मुताबिक 12,230 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं पिछले 10 माह में। ओ माय गॉड, सिर्फ लाहौर में। और इसमें से ये जो साल चल रहा है इसमें 10 माह में 12,230 केसेस बच्चों के अगवा के हुए हैं, और एटलीस्ट 6,714 केसेस यानी 55% इस तमाम रेशो का ये फिर बाद में सॉल्व कर लिए गए, यानी 55% इसका रिजॉल्व हो गया, बच्चे वापस आ गए, मगर उन्होंने पेरेंट्स को एक बहुत बड़े पैनिक से दो चार किया। और बाकी जो हैं ये वो बच्चे थे जो घर छोड़कर चले गए थे पेरेंट्स के किसी रवैयों की वजह से या किसी और माशरती रवैये की वजह से, मगर बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो उसके हवाले से भी तो कोई तफसीलात नहीं आई। और उस हाफ पोर्शन में से ख़तरा ये जाहिर किया जा रहा है कि बहुत से बच्चे डार्क वेब का, या ज़ैनब की तरह का, अल्लाह पाक उस बच्ची के जैसा नसीब मैं कहती हूँ किसी का ना करे, अल्लाह पाक उसके वालिदैन को भी बहुत हौसला और हिम्मत अता फरमाए कि उन्होंने, वो बहुत बहुत बड़ी हिम्मत है उनकी, यकीन जाने कि बहुत बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इतना बड़ा वाक़या देखने के बाद भी अपनी बच्ची का केस लड़ा है।
और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बदकिस्मती से शायद ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसी तरह के कुछ मामलात ना हुए हों उन बच्चों के साथ, अल्लाह पाक उनको अपने घर खैर खैरियत से वापस लेकर आए। और यहाँ पे इन किडनैपिंग केसेस की बात हो रही है कि पुलिस की जानिब से, साइबर स्पेस की जानिब से जो सुस्त रवि का शिकार है मामलात, उसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, ताकि बाकी बच्चे जो अभी भी मिसप्लेस हैं उनको ढूंढा जा सके। और इसमें कोई शक नहीं है, हमें इस फेक न्यूज़ को, साइबर क्राइम को और साइबर रिस्पांस एक्टिविटी जो है उसको बहुत हद तक एलिवेट करना पड़ेगा, ताकि इस क्राइम का खात्मा किया जा सके। जियो फेंसिंग के जरिए किडनैपर्स को फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाए, और पुलिस के कॉरिडोर्स में से, अगर कोई पुलिस वाले सुन रहे हैं तो प्लीज़ खफा मत होइएगा मेरी बात पर, मगर इसमें बहुत हद तक कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो आड़े आती हैं। इससे आगे चलते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून का अगला जो है वो इदारिया है, वो कहते हैं कोवैक्स प्रोग्राम। इसमें वो ये कह रहे हैं कि दुनिया की वो गरीब ममालिक जो कि वैक्सीन ख़रीदने की कुव्वत की इस्तिताअत नहीं रखते, और इतनी भी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपने क्या कहते हैं अपनी आबादी के 10% के लिए ही वैक्सीन ख़रीद सके, तो उनके लिए कोवैक्स प्रोग्राम है। WHO इसको स्ट्रांगली अगले साल में रेकमेंड कर रहा है। और न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं कि कुछ केसेस में 2024 तक भी ऐसे ममालिक को वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, तो उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ऐसा क्यों है, ऐसा होने से बचाना होगा ममालिक को, ताकि उनकी तमाम तर जो है कोविड के इन्फेक्शन जो पेशेंट्स हैं उनको फौरी तौर पर वो वैक्सीन मैसर आए। तो यहाँ पे ये WHO जो है वो उन्होंने लिस्ट एक प्रिपेयर की है कि वो कितने मुल्क हैं, तो वो 91 ऐसे मुल्क हैं जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं इसमें, और उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है कोवैक्स प्रोग्राम, यानी कोविड के दौरान उनकी माली मुआवनत और उनको वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो पॉसिबल की जाएगी। पाकिस्तान का रैंक इसमें 29वां आ रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में उनका तखमीना लगाया गया, क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से काफ़ी बेहतर रहा है कि उसने कोविड में अपनी मईशत को सहारा दिया, उसने अपनी मईशत सस्टेन रखी है, उस पर उस तरह इफ़ेक्ट नहीं आया जैसे बाकी बहुत गरीब ममालिक पे आया। गरीब क्या, यहाँ बड़े बड़े ममालिक की मईशत जो है वो बैठ चुकी है। तो पाकिस्तान पे अल्लाह पाक का ख़ास करम रहा कि इतने बुरे हालात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को लिस्ट में ऐड किया गया है, ताकि जो बहुत अमीर ममालिक हैं उनसे ये जो वैक्सीन है उसकी हैवी डोजेस जो हैं वो एक मरतबा वो अपने एक इमरजेंसी सिनेरियो को टैकल कर लें, तो उधर से फिर इन ममालिक के लिए भी बुक की जाएगी और परचेज़ की जाएगी वैक्सीन। इसके अलावा पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, उसको भी इजाज़त दे दी गई है गवर्नमेंट की जानिब से कि वो वैक्सीन खुद अगर अपने तौर पर दरामद करके और लोगों को प्रोवाइड करना चाहें तो वो भी कर सके। इसमें होगा ये कि जैसे बच्चों के हिफाजती टीके लगाए जाते हैं, उसमें 2 ऑप्शन हैं, या तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से आप फ्री लगा लें मुकर्ररा औकात में, या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, वहाँ पे हम पेरेंट्स को 2500 या 3000 दे के एक बच्चे को हिफाजती टीका एक लगवाना पड़ता है। तो वही सिनेरियो है कि जिसकी जेब पर फ़र्क नहीं पड़ता वो जाके हैवी प्राइस्ड वैक्सीन लेके लगा सकता है, जिसको ज़्यादा टेंशन हो कि उसकी जान सबसे पहले महफूज होनी चाहिए, और जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी अभी नहीं है वो फिर हुकूमती ख़रीद करदा जो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी उसके लिए इंतज़ार करें। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आलमी इदारियों पे, आलमी ख़बरों पर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका में हालात जो हैं वो काफ़ी देखा जाए तो चैलेंजिंग हैं। तमाम तर अखबारों का जो है वो ज़्यादातर एक ही फोकस है इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे। बाइडन फेसेस चैलेंज एज कांग्रेस ड्रॉप स्टेट एड टू सिक्योर स्टिमुलस पैकेज के हवाले से बात हो रही है कि अगले साल के लिए वो स्टिमुलस पैकेज असिस्टेंस जो है वो इस वेव के दौरान इस साल दी गई है अमेरिकन को, उस हवाले से जिम टेंकर्सले और एमिली कोशरेन ने ये एक आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर कि लॉ मेकर्स जो हैं वो फाइनल टचेस जो है वो 900 बिलियन बाईपार्टिजन स्टिमुलस पैकेज के ऊपर वो फाइनलाइज उसको कर रहे हैं, मगर एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि कांग्रेस जो है वो उन्होंने एक बड़ा चैलेंज जो है वो इनकमिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए छोड़ा कि अब उन्होंने इकोनॉमी को रिवाइव भी करना है, उन्होंने
अमेरिकन को स्टिमुलस पैकेज के ज़रिए पैसा भी देना है। उन्होंने जो इस वक्त एक बहुत मुश्किलात से दो चार उनकी मईशत है उसको भी संभालना है और लोगों को भी संभालना है। और सबसे बड़ा फैक्ट जिसके लिए ट्रंप को शायद इस मर्तबा हुकूमत से हाथ धोने पड़े वो ये कि उन्होंने कोविड में अपने लोगों को उस तरह से रिलीफ नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। उनकी जो एक अप्रोच थी वो बहुत कैजुअल थी। अब बाइडन की तरफ तमाम तर नज़रें लगी हैं विच मेक्स इट चैलेंजिंग एज वेल कि अब बाइडन को उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि 1.3 मिलियन स्टेट और लोकल जॉब्स जो थी वो मार्च से अब तक ख़त्म हो चुकी हैं लोगों की। यानी 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी नौकरियों से हाथ धोए, उनको ले ऑफ करना पड़ा और मज़ीद भी अभी चल रहा है। यानी इट्स नॉट ओवर येट। अभी तो वैक्सीन आना शुरू हुई है, अभी तो उम्मीद उनकी बड़ी है, मगर देखना यह है कि आगे इन चैलेंजेस से वो कैसे निपटते हैं। साथ ही श्रीलंका की तरफ जाएं तो श्रीलंका की तरफ जब मुसलमानों की जानिब से एक बहुत बड़ा एहतजाज किया जा रहा है इस रिचुअल के ऊपर, कोलंबो में इस वक्त जारी है कि मुसलमानों की तरफ से ये मुजाहरा किया जा रहा है कि कोविड से मुतासरा जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं, यानी वो लोग जिनकी कोविड की वजह से वो वफात पाए, इसमें उन्होंने तकरीबन 15 मुसलमानों को जैसे हिंदू मत में रस्म होती है उनको उसके बाद शमशान घाट में जला दिया जाता है, चिता वाला जो एक उनका सिलसिला होता है। मैं माजरत चाहूँगी अगर मैं अप्रोप्रिएट अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पे श्रेमेटेड लिखा है तो श्रेमेटेड का मतलब मुझे समझाना था। और इन 15 लोगों में एक 20 दिन का बच्चा जो है वो भी शामिल है, जिसको वफात जो मर गया तो उसके बाद इन 15 लोगों को जला दिया गया। और इसके ऊपर बहुत शदीद एहतजाज जारी है इस वक्त कोलंबो श्रीलंका में। और मुसलमानों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न सिर्फ गम गुस्से का इजहार किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमसे हमारी आखिरी रसूमात पूछे बगैर बदलने का हक किसी भी तरह से हुकूमत के पास नहीं है। वो हमारे मजहबी रसूमात को चैलेंज नहीं कर सकते। और इसमें मार्च में श्रीलंका ने इस रेमिशन को मैंडेटरी कर दिया था कि जो कोविड से दुनिया से जाएंगे इन्फेक्शन से, उनको जलाया जाएगा, यानी उनकी तदफीन नहीं की जाएगी। उनको नजर आतिश, अब आई डोंट नो अगर ये वर्ड ठीक है, नजर आतिश कर दिया जाएगा, यानी वही जैसे हिंदू मजहब में होता है उस तरह किया जाएगा। तो ये इस वक्त श्रीलंकन कैपिटल कोलंबो में ये चल रहा है। अल जज़ीरा की ये खबर थी। और अल जज़ीरा ही की दूसरी खबर शामिल करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जो है मुलाकात हुई है यूएई के प्राइम मिनिस्टर से भी। उनके पास और भी बहुत सारे डेजिग्नेशंस हैं बीइंग प्राइम मिनिस्टर, अदर देन बीइंग प्राइम मिनिस्टर उनके पास और भी वो, लेकिन वीज़ाज इश्यूज में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ बदकिस्मती से। अब दूसरी तरफ यूएई जो है उनकी कंपनीज जो हैं वो जाकर जम्मू एंड कश्मीर में, मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और इधर दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो है वो एक बैन लगा दिया गया है वीज़ा इशुएंस का, जिसमें अक्सर लोग यूट्यूब के नीचे वीडियो कमेंट में मुझे कहते भी हैं ऐसा कुछ नहीं है, मगर पिछले महीने ये ऑल ऑफ अ सडन बैन आया है। आपकी बात ठीक होगी, आपको उससे पहले वीज़ा इशूज़ हुए होंगे, पक्के वीज़ाज इशूज़ हुए होंगे, वीज़ाज इशू हुए होंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उस बैन को ही मानने से इनकार कर दें। इस वक्त हुकूमती सतह पर आपके फॉरेन मिनिस्टर यूएई में है और वो इसीलिए वहाँ बात करने गए। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से स्टडी करके, बेशक फिर आप इख्तिलाफी राय रखें मेरे साथ, मुझे इसमें कतन कोई एतराज़ नहीं है, मगर रियलिटी ये है कि वीज़ा का इशू पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है। अब फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी जो हैं उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान भी दिया है, उन्होंने तारीफ़ भी की है। यूएई के जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, उनसे इनकी मुलाकात हुई है। और कल फॉरेन मिनिस्टर ने गल्फ स्टेट के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भी मिले हैं कल जुमेरात के दिन। और नतीजा वही सिफर है कि अभी तक कोई ऐसा वीज़ाज के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। और इसको यही कहा जा रहा है कि हुर्फ़ आम में इसको यही लिया जा रहा है कि यूएई की जानिब से पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है। ये थी एक अहम खबर आज की। और एफडीए जो है यूएस में फाइज़र के बाद मॉडर्ना जो वैक्सीन है उसको एफडीए अप्रूव करने वाला है, या कर दिया होगा अब से कुछ सातों में। उसकी इमरजेंसी ऑथराइजेशन की इजाज़त दे दी जाएगी। और अमेरिका में इस वक्त 3,10,000 के करीब लोग जो हैं वो उनकी
वो दुनिया से जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और FDA अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। आज भी मॉडर्ना की फेवर में 20 वोट्स आए, 1 वोट इख्तिलाफी आया। उसकी वजह शायद ये हो सकती है कि यूके में भी कुछ लोगों के ऊपर वैक्सीन ने उल्ट असर किया, रिएक्शन दिया, तो शायद हाईली इफेक्टिव वैक्सीन रिजल्ट्स देखने के लिए वो 1 वोट जो है वो अभी डिसेंटिंग में है। ये थी वॉशिंगटन पोस्ट की खबर। और अगर हम आगे जाएं तो ये किसकी खबर है, द इकोनॉमिस्ट की। द इकोनॉमिस्ट के हवाले से अमेरिका और यूरोप में क्लैंप डाउन हो रहा है ऑन बिग टेक्स। बिग टेक्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट बस्टर्स से दे आर गोइंग आफ्टर द टेक जायंट्स, मार्केट्स डोंट टेक देम सीरियसली। यानी टेक जायंट्स के हवाले से बड़े डिसीजंस लिए जाने वाले हैं कुछ दिनों में, और उसके हवाले से द इकोनॉमिस्ट का ये आर्टिकल है। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मार्केट्स जो हैं उनके लिए जो मैनिपुलेटिव हैं, ख़ासतौर पे इसमें हमने जिक्र किया था फेसबुक का पिछले दिनों में, जिनको अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में की जानिब से लॉ सूट जो है वो उनके खिलाफ फाइल किया गया कि फेसबुक जो है वो एक मैनिपुलेटिव मार्केट बनता जा रहा है, उसका कंपटीशन नहीं है, विच इज़ नॉट गुड। तो ये बड़े ममालिक की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इन मामलात में एटलीस्ट ये बहुत क्लियर होते हैं। ये थी आज की अहम खबरें। बाकी इजराइल की जानिब से वही मरीम नवाज़ को डिस्कस किया जा रहा है। इजराइल में भी इस वक्त उनके अखबारात में, टेलीविजन में मरीम नवाज़ को चाहिए कि वो उसके ऊपर एक बड़ी क्लैरिफिकेशन दें अगर वो मज़ीद इसमें किसी डूबियसनेस से बचना चाहती हैं। आज की वीडियो को यहीं अख्तिताम उसका करते हैं। आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी, और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा कि मेरी तबीयत बेहतर हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद वीडियोज़ का नागा नहीं आएगा। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, राय से आगाह कीजिएगा, और उन सब सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया जो बहुत अच्छे हेल्दी कमेंट्स करते हैं और सजेशंस भी देते हैं। आप लोग यकीनन मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मैं हमेशा चाहूँगी कि आपकी राय शामिल हाल रहे। ख्याल रखिएगा अपना, कल मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो अल्लाह हाफ़िज़।